हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की क्लासेस, और जो कि चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब आपके पहले चैप्टर का नाम होगा संख्या पद्धति। ये बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस है बच्चों, जो बिल्कुल नया सिलेबस अपडेट होकर आ रखा है। उसी से हम जो पढ़ेंगे सारा उससे ही रिलेटेड होगा, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। यानी जो आपका सिलेबस में है बिल्कुल वो बहुत अच्छे से हम पढ़ाई करते चलेंगे लास्ट तक, ताकि हमें हर चीज़ क्लियर होती चली जाए और कोई भी दिक्कत ना हो हमें एग्ज़ाम में। चलिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम संख्या पद्धति के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपका कि संख्या रेखा क्या होता है, ठीक है। संख्या रेखा क्या होती है। तो संख्या रेखा में बच्चों बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जो नेगेटिव में भी होते हैं, ज़ीरो भी उसमें होता है, और बहुत सारे, देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। तो संख्या रेखा इस टाइप से होती है कुछ। तो मान लो कि ये आपका लाइन है, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेंगे, इसमें आपको बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है बच्चों, इससे बोलते हैं हम ज़ीरो। क्या बोलते हैं इसको, ज़ीरो। ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके बाद हम बात करेंगे ज़ीरो से आगे। मान लो 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3, 4, 5, आगे बहुत सारी संख्या होती हैं इस तरीके से। -1, -2, -3, -4, ऐसी बहुत सारी संख्या होती हैं आगे। यहाँ तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई संख्या आ जाए, जैसे कोई संख्या जैसे दे दी जाए कि बताओ कि 0.5 कहाँ पर ड्रॉ होगा, तो 0.5 बच्चों कहाँ पर होगा, जो कि 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, अप्रोक्स यहाँ पर होगा, इस लाइन पे। कहाँ पर होगा ये, यानी 0 से 1 के बीच में होगा उसका 0.5 यहाँ पर। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आए कि मान लो 1/2 माइनस का कहाँ पर होगा ड्रॉ, तो माइनस का है तो 0 और 1 के बीच में यहाँ पर होगा आपका माइनस का 1/2, इस तरीके से। 5 पॉइंट या 5.5 आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पर होगा, तो 5 से थोड़ा सा आगे यहाँ पर ये होगा बच्चों आपका 5.5, क्योंकि जो 1 से लेकर 2 तक का होता है, इसमें पूरे 10 बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, लाइनें होती हैं। देखा होगा आपने ग्राफ में ना, जब आपने ग्राफ देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि 1 से लेकर 2 तक के बीच में 10 बहुत छोटी छोटी लाइनें होती हैं, ठीक है। उसको मैं ऐसे भी आपको, अगर आपको दिखाना हो तो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास कोई लाइन है, ठीक है। ये यहाँ पर 0 है, ठीक है, और यहाँ पर 1 है। अगर मैं आपको 1 और 2 के बीच में दिखाऊं बच्चों, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, देखो ज़रा, बहुत आसान है। जो बीच सेंटर में होता है उसे बोलते हैं उसका मिड पॉइंट, यानी ये हो जाएगा आपका 0 से 1 के बीच में हो जाएगा ये 0.5। कितना हो जाएगा, 0.5, ठीक है। तो अब इससे पीछे कितने होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मतलब 5 गैप इधर है, 5 गैप इधर है। इस तरीके से होता है बच्चे, सारा आपको जितना दे रखा है ना ऊपर, ऐसे ही 2 3 के बीच में होगा, 3 4 के बीच में होगा, 4 5 के बीच में होगा। तो अगर हमें कोई नंबर दिया जाए कि 0 से लेके 1 के बीच में हमें कितना निकालना है, 1/10 भी निकालना है या 2/10 निकालना है, ये इसका मतलब है कि 0 पॉइंट अगर 1 भी निकालना है हमें, या फिर हमें 0.2 भी निकालना है, तो 0.3 भी हम निकाल सकते हैं। क्योंकि आपका जो पहला नंबर होगा ये वाला, ये हो जाएगा आपका कितना, 0.1 हो जाएगा। ये जो दूसरा वाला है ये 0.2 हो जाएगा, जो तीसरा वाला है ये 0.3 हो जाएगा, ऐसे ही 0.4 और 0.5 तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है। इस तरीके से नंबर यहाँ पे चलते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम संख्या रेखा पे अपने जो नंबर्स वगैरह हैं उनको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को सबने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। संख्या रेखा के बारे में हमने अच्छे से जान लिया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे हम चलेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन भी आएंगे कि संख्या रेखा पर ये नंबर ड्रॉ करो, ये नंबर ड्रॉ करो, तो हम बहुत अच्छे से इसको लेके चलेंगे। तो आगे हम बात करेंगे मेरे बच्चों के अपने बड़े हो गए होंगे अपने यार अब, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम बात करेंगे आपका, सबसे पहला होगा पूर्ण संख्याओं के बारे में। लेकिन पूर्ण संख्या छोड़ो, भी सबसे पहले हम बात करते हैं
प्राकृतिक संख्या के बारे में। ठीक है, प्राकृतिक संख्या से लेके चलेंगे अच्छे से हम, जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर। तो अब ये है कि आपको प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, क्योंकि अगर आप लोग बहुत बेसिक से लेके चलोगे चीज़ों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो बेसिक पढ़ना है हमें, उसके बाद क्वेश्चन करने हैं। तो प्राकृतिक संख्या बच्चों क्या होती है? वह संख्या जो कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से शुरू होती है, एक से शुरू होती हैं और इनफाइनेट अनंत तक चलती हैं, उन्हें बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, इस तरीके से कहाँ तक? इनफाइनेट तक, यानी अनंत तक। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं आपका प्राकृतिक संख्याएं। बहुत आसान है, जो 1 से शुरू होती है। ठीक है बच्चों, भाई मान लो कि कोई संख्या है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जब हमारे जो वैज्ञानिक लोग थे उन्होंने जब खोज की इन चीज़ों की, तो उन्होंने देखा कि जो नंबर्स वगैरह को हम किस कैटेगरी में डिवाइड करें। तो उन्होंने जितने भी नंबर थे 1 से लेके बहुत आगे तक के, तो उन्होंने इन सब की एक कैटेगरी बना दी जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएँ। फिर क्या हुआ? कुछ टाइम के बाद जीरो का आविष्कार हुआ बच्चों। किसका आविष्कार हुआ? जीरो का आविष्कार हुआ। तो दोबारा वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि यार ये जीरो तो आ गया, लेकिन जीरो को हम रखे कहाँ इनको हम? अब इसके लिए भी कोई अलग से कोई जगह बनानी पड़ेगी जिसमें हम जीरो को भी इंक्लूड कर सकें साथ में। तो क्या हुआ? फिर अलग से कैटेगरी बनाई गई मेरे बच्चों की, जो है पूर्ण संख्या। क्या है ये? पूर्ण संख्या, जिसे बोलते हैं होल नंबर, और W से इसे हम प्रदर्शित करते हैं पूर्ण संख्या। अब ये क्या है सर? बच्चों ये पूर्ण संख्या वो होती है जिसमें हम जीरो भी डाल सकते हैं। लिख देंगे यहाँ पर, वह संख्या जो जीरो से शुरू होकर बिल्कुल आसान भाषा में लिखना है हमें, जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, उन्हें बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। यानी W हो जाएगा आपके पास। देखो ज़रा, जो प्राकृतिक संख्या है ये तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्ट हो रखी है, बस इसमें ही आपको जीरो ऐड कर देना है। बस जीरो मतलब ऐड नहीं करना है, मतलब जीरो रख देना है। 1 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से इनफाइनेट तक। ठीक है सर, ये तो हमें पता लग गया। अब कोई बात नहीं। अब मेरे बच्चों आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या मैं पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोल सकता हूँ? मतलब पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि क्या हम पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या डाल रहे हैं? बताओ ज़रा। हाँ बिल्कुल डाल रहे हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में जो सभी प्राकृतिक संख्या हैं वो आती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वो सभी पूर्ण संख्या भी होती हैं। ऐसा क्यों सर? देखो अब यहाँ पर जीरो है, अगर जीरो को मैं यहाँ से हटा दूँ तो जितनी संख्या बची सब क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या तो होंगी या नहीं होगी? यानी हम ये बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आपको पता होगा, हम बोल सकते हैं ऐसा। मैं इसको लिख दे रहा हूँ नोट के अंदर। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं बच्चों, ये तो आपको एग्ज़ाम पूछता है वो एग्ज़ामिनर। ठीक है, हम बोल सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। बस इतनी सी बात है जो लिखनी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलें तो अगला सेट है आपके पास, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर्स। लेकिन इसको दिखाते हैं हम जेड से। ठीक है, क्योंकि जेड है बच्चों, ये एक जर्मन शब्द है जिसका नाम है जेहलन
क्या है इसका नाम, जेहलीन, जेहलीन करके इस तरीके से है, और जिसका मतलब होता है गिनना। क्या मतलब होता है इसका, गिनना। तो इसलिए इसको, क्योंकि नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, और जो पूर्णांक है इसका इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटीजर, तो i से हम नहीं दिखा सकते, मतलब नहीं दिखाया गया है इसको दिखाया गया है z से, क्योंकि ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है जेहलीन, और हिंदी मतलब होता है इसका गिनना। तो छोड़ो इस चीज़ को, तो ये तो खैर तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या बच्चों क्या होती है, अब आते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे दोस्तों की पूर्णांक क्या होता है कि वह संख्या, देखो अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि चीज़ें ज़ीरो में भी चली, 1 2 3 4 5 इस तरीके में भी संख्याएं हमें मिली। तो देखा होगा आपने कि वैज्ञानिक दोबारा मतलब खोजी करते गए। तो जैसे मान लो कि बड़े बड़े बर्फ़ वगैरह होते हैं, जहाँ पर ग्लेशियर वगैरह होते हैं, सियाचिन वगैरह ग्लेशियर है, बड़े बड़े जहाँ पर बर्फ़ वगैरह जमी रहती है, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर था बच्चों, वो नेगेटिव में जा रहा था की जगह। कहाँ जा रहा था वो, नेगेटिव में। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार ये नेगेटिव में टेम्परेचर क्यों जा रहा है, नेगेटिव में टेम्परेचर कैसा होता है, क्या कोई संख्या माइनस में भी होती है। तो इस पर दोबारा शोध किया गया, तो वहाँ से वैज्ञानिकों को जानने को मिला कि हाँ कुछ संख्याएं माइनस में भी होती हैं, ठीक है। जैसे कहीं का टेम्परेचर कितना होता है, -8 होता है, कहीं का टेम्परेचर -50 होता है, देखा होगा आपने। सियाचिन जहाँ बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चलता है, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडा होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि जो नेगेटिव नंबर हैं वो उन सब की भी एक कैटेगरी बनाई गई, जिसमें जीरो को मिला के और सभी प्राकृतिक संख्याओं को मिला के किस में रखा गया है, पूर्णांक संख्याओं में रखा गया है। चलो लिख देते हैं इसको। वह संख्या जो नेगेटिव इनफाइनाइट या नेगेटिव अनंत, अनंत की जितनी भी संख्या होंगी सब इसमें आ जाएंगी, अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक चलती हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, इस तरीके से, जैसे माइनस इनफाइनाइट है, डॉट डॉट आगे आते रहे, तो -5 -4 -3 -2 -1, जीरो भी इसमें जाएगा, ठीक है। जीरो भी इसमें हम इंक्लूड कर देंगे। जीरो के बाद इसमें जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये संख्या सभी इसमें आ जाएंगी। अब यहाँ से कुछ मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं बच्चों, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो बताऊंगा। तो इन चीज़ों को मैं नोट में लिखा रहा हूँ। देखो ध्यान से देखोगे आप। अब इनमें देखो ज़रा, क्या है कि पूर्णांक संख्याओं के अंदर नेगेटिव में नंबर आ रहे हैं, जीरो भी इसमें आ रहा है, और पॉजिटिव में नंबर आ रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ पूर्णांक के अंदर या पूर्णांक संख्याओं के अंदर अब बताओ बच्चों कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। देखो इसमें प्राकृतिक संख्या आ रही है, नहीं आ रही है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो लिख देंगे अंदर सभी प्राकृतिक संख्या, क्लियर है। अब जीरो भी इंक्लूड है इसमें, तो लिख दूंगा सभी पूर्ण संख्या। आ रही है, नहीं आ रही है, आती हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या हैं उनको हम पूर्णांक भी बोल सकते हैं, जितनी हमारी पूर्ण संख्या हैं उनको भी हम पूर्णांक बोल सकते हैं। लेकिन हम प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक नहीं बोल सकते, और हम पूर्ण संख्याओं को भी हम पूर्णांक नहीं बोल सकते। चीज़ों को ध्यान देना, ठीक है। आगे चलते हैं और अच्छे समझते हैं इस चीज़ को। देखो बच्चों, इसको हम एक तरीके से और समझते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास प्राकृतिक संख्या। क्या आती है बच्चों, प्राकृतिक संख्या।
मान लो कि मैंने इसको अलग से बंद कर दिया, लो भाई ये अंदर है। अब प्राकृतिक संख्या किसके अंदर आती है? तो इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या भी है। मैंने ऊपर से एक गोला और बना दिया, लो जी। अब यहाँ आती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या। अब देखो जरा, प्राकृतिक के अंदर पूर्ण संख्या, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या किस में होती है? पूर्णांक के अंदर। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। एक इसमें स्टेप हम और डाल सकते हैं कि जितने भी आपके पूर्णांक होते हैं, जितने भी आपके पूर्णांक हैं बच्चों, वो सभी पूर्णांकों को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं इसको? अब इसके बारे में बात करेंगे हम। परिमेय संख्या। ये जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या हो सकती हैं। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। जो इसमें मतलब ये है कि भाई जब हम अंदर से आएंगे ना, कुल मिला के बात ये है, इस गोलों में अंदर से बाहर की तरफ आने पर क्या होगा? जैसे हम बाहर की तरफ आएंगे, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होंगे, सभी पूर्णांक परिमेय होंगे। तो कहने मतलब यह कि जैसे अंदर से बाहर को आएंगे ना, तो सभी क्या होता रहेंगी? आगे आगे बढ़ता चल जाएगा। लेकिन अगर उल्टा कर दे इसका हम, पता होगा आपको कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती। पता है? नहीं बताया आपको? क्योंकि प्राकृतिक में 1 से चलता है और पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है। तो जितनी पूर्ण संख्याएं हैं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ऐसे ही सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, या सभी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरीके ध्यान रखेंगे। इसमें यानी वृत्तों में जो गोल 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 मतलब गोल शेप में दिखा रखा है, इसमें अंदर से बाहर आने पर तो होती हैं। यानी जो प्राकृतिक होगी वो पूर्ण होगी, जो पूर्ण होगी वो क्या होगी? पूर्णांक होगी, जो पूर्णांक होगी वो परिमेय होगी। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे बच्चों। अगर उल्टा जाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा सारा। अंदर से बाहर आने पर सब होगा, लेकिन बाहर से अंदर जाने पर कुछ नहीं होगा। मतलब आ तो सब रही हैं, सभी रही हैं, लेकिन जा कोई रहा है। ठीक है, मतलब सभी नहीं जा रहे हैं। चीज़ों को ध्यान से समझ लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है तरीका, कैसे आपको ध्यान याद करना है, कैसे आपको ध्यान देना है इन चीज़ों के बारे में। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दुख तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट हो जाएगा आपका परिमेय संख्या क्या होती है। देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। अब पढ़ेंगे हम परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, जिसे बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? रैशनल नंबर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो रैशनल नंबर पढ़ने से पहले, परिमेय संख्या पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी पूर्णांक संख्या हैं वो सभी परिमेय संख्या होती है। मैंने बता दिया आपको। तो इसकी परिभाषा देखो बच्चों क्या होती है। जिन संख्याओं को, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल समझाऊंगा अच्छे से, टेंशन ना लो बिल्कुल भी आप। आपको बना दूंगा मैं खिलाड़ी, यानी 0 से हीरो बना दूंगा आपका हीरो। जिन संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या, एक मिनट, साफ दिख रहा है ना, क्लियर? उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यानी हम लिख सकते हैं जो परिमेय संख्या होती है, जो रैशनल नंबर होते हैं, P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, बट एक कंडीशन है बच्चों। एक कंडीशन क्या है? जो आपका Q है ना, Q ये 0 के बराबर ना हो। बस ध्यान रखना इस चीज़ को। जो Q है ना आपका, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो Q है आपका, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं
मान लो मैंने लिख दिया एक। अब एक परिमेय संख्या है या नहीं है बताओ ज़रा। बिल्कुल एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि मैं एक को P अपॉन Q के रूप में लिख सकता हूँ। यहाँ पर Q का मान कितना है, एक। P का मान एक है, Q के रूप में मैं इसको अपॉन में एक कर सकता हूँ। एक बटे एक लिखो या एक लिखो, ये देखो बात तो एक ही है बिल्कुल। हम एक को हम शो नहीं करते बस। जैसे 5 है, 5 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या है। 5 को मैं 1/5 भी लिख सकता हूँ। क्लियर है। यानी यहाँ पर Q का मान कितना होगा, एक, और P का मान कितना होगा, 5। सेम कंडीशन 2/3 माइनस का 5/9 प्लस का 7/11 15/19 सब क्या है, परिमेय संख्या है। नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है। 0 मोस्ट इम्पोर्टेंट, 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान देना इस चीज़ को, 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/1, वो 0 ही माना जाएगा। बस कंडीशन ये आपको ध्यान रखनी है कि जो Q का मान है बच्चों, ये Q का मान जो है ये कभी 0 ना हो बस। यानी इस फॉर्म में कभी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि 3/0 नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ये जिसके अपॉन में 0 आएगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अनंत, यानी अपरिभाषित हो जाएगी। मतलब कि उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इनडिफाइंड संख्या हो जाएगी। 4/0 इनडिफाइंड संख्या है, 5/0 इनडिफाइंड संख्या है। ठीक है। तो ऐसे नंबरों से आपको बचना है। ठीक है। ये संख्या क्या होंगी, ये परिमेय संख्या नहीं होंगी। इतनी सी बात क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं आती किसी बच्चे को। परिमेय संख्या आपने पढ़ ली है, कंडीशन मैंने बता दिया आपको। एक होता है 22/7, 22/7 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान रखना। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो पाई का मान होता है। हाँ बिल्कुल बच्चों, पाई का मान तो होता है, लेकिन पाई को हम परिमेय संख्या में नहीं डाल सकते। इसके पीछे की कहानी ये है बच्चों कि पाई का ये एक्यूरेट मान नहीं होता है। ये एक्यूरेट मान नहीं होता पाई का, ये एक अप्रॉक्सीमेट मान होता है पाई का, लगभग में। चीज़ें मैं बताऊंगा आपको जब हम पढ़ेंगे ना अपरिमेय संख्या के बारे में, वो अगले स्टेप में दे रखा है। फिलहाल अभी आपको इतना ही ध्यान देना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, टेंशन वाले बिल्कुल। मैं खिलाड़ी बना दूँगा आपको, खिलाड़ी मतलब का हीरो बना दूँगा, हीरो बिल्कुल। जो बच्चे 0 है ना वो हीरो बन के जाएंगे यहाँ से, टेंशन ना लो इस चीज़ के लिए। क्लियर बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। क्लियर है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट। तो चलिए बच्चों फटाफट से एग्जाम्पल आपकी किताब का, NCERT का। तो बताओ इसका आंसर कैसे हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए कथन सत्य है या असत्य हैं ये बताओ, और इसका कारण भी देना है कि ऐसा क्यों है। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन है आपके पास, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। बताओ कैसे बताओगे इस चीज़ को आप फटाफट से। वो जो गोले गोले मैंने बनाए थे जरा उसको एक बार दिमाग लगाओ। यानी पूर्ण संख्या से प्राकृतिक मतलब कि बाहर से अंदर की ओर जाने की बात कर रहा है। ये बाहर से अंदर की ओर जाने की बात कर रहा है, जो कि गलत है। अगर अंदर से बाहर की तरफ आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि बाहर से, एक बार दिखा देता हूँ मैं, ये देखो ज़रा। यानी अंदर से अगर बाहर का हो तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण भी होती है, पूर्ण संख्या है पूर्णांक होती है, पूर्णांक सभी परिमेय होते हैं। लेकिन अगर हम अंदर से बाहर आ रहे हैं तो सारे सही हैं, लेकिन अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे बच्चों तो कंडीशन गलत हो जाएंगी। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक हो सकती हैं? नहीं हो सकती। बस ये आपका आंसर है, इस तरीके से आपको करना था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, टेंशन न लो आप, आपकी सारी दिक्कतें सब दूर हो जाएंगी। ठीक है, जितनी भी टेंशनें हैं गणित को लेके। तो यहाँ लिख देंगे हम, ये क्या है, असत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। सिंपल सी बात है, क्योंकि शून्य का ही फर्क है बस। 0 एक पूर्ण संख्या है, यह प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। बस कंप्लीट आंसर आपका, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या दे रखा है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब कंडीशन क्या है?
अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। देखो जरा, पूर्णांक के बाद क्या है, परिमेय है, तो प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है, परिमेय संख्या। सही है बिल्कुल, तब तो कर लोगे आप लोग, तो मैंने ट्रिक बता दी आपको, ये भी सत्य है। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक संख्या m को p/q के रूप में, मैंने इसको मान लिया m, ठीक है, p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, जहाँ p इक्वल टू m और q इक्वल टू 1। बस खत्म आपका आंसर, इतना लिखना था आपको। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से बता दो इसका आंसर कितना होगा। फटाफट बता दो, फटाफट, जल्दी एकदम, बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से, बिल्कुल गर्दा उड़ा दो फटाफट से, बस, क्योंकि सब कुछ मैंने आपको समझा रखा है कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। जो तरीका मैंने बता दिया आपको, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने वाला जो तरीका है मैंने सब बता रखा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या यानी एक पूर्ण संख्या, यानी बाहर से अंदर जाने की बात हो रही है, जो कि एकदम गलत है। अंदर से बाहर आओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर से अंदर ना जाओ, भाई देखो इतनी सी बात है। ये हो जाएगा असत्य, कुछ भी सोचना नहीं है, सीधा लिखना असत्य। क्योंकि 3/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्णांक नहीं हो सकती, ठीक है, बस इतना आपका आंसर है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं आ रही होगी। आगे चलते हैं, फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, फटाफट से अगला एग्जाम्पल लेते हैं आपकी बुक का, एनसीईआरटी का। तो उसमें दिया गया है कि 1 और 2 के बीच की हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। देखो अब बेसिक से, एक बिल्कुल बेसिक से बात करूँगा मैं, क्योंकि आपको मुझे क्या करना है, हीरो बनाना है। हीरो, तो हीरो बनने के लिए आपको बेसिक नॉलेज भी पता होनी चाहिए। देखो एक तो सिंपल तरीका क्या था, जैसे मान लो कि हमें दो संख्याओं के बीच की संख्या निकालनी है। जैसे मान लो आपके पास, ये फॉर ये रफ काम होगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे आपके पास है कोई संख्या 3 और 5, आपको 3 और 5 की बीच की संख्या निकालनी है, एक बीच की संख्या। तो इसको कैसे करोगे आप, कैसे करोगे, यानी इन दोनों को जोड़ दोगे, 3 + 5 और 2 से भाग दे दोगे, यानी हमें दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, आपको बीच की संख्या मिल जाएगी। 5 और 3 8/2, 2 से घटेंगे इसको 4 बार, तो 4 आया। अब ये बताओ कि इनकी बीच की संख्या 4 है या नहीं है। 3 और 5 दे रखा है, बीच की संख्या कितनी है, 4। तो इस तरीके से ये हमारा बेसिक मेथड है। तो इससे तो हम नहीं करेंगे यहाँ पर, अगर आपको सीखना है तो मैं सिखा भी सकता हूँ आपको, ठीक है, कि कैसे आप निकाल सकते हो। लेकिन आपको फॉलो वही करना है जो इसका सेकंड मेथड मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो जल्दी आपको बीच की संख्या निकाल के दे देगा, ठीक है। तो पहला हल होगा इसका, पहला हल कैसे होगा, अब आपको 1 और 2 के बीच की संख्या निकालनी है 5, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे 1 2 3 4 5 ये संख्या निकालनी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा बच्चों, 1 और 2 के बीच की संख्या निकाल लो, वही सेम प्रोसेस है। 1 और 2 के बीच की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 + 2/2 कितना होगा, ये 3/2, कितना हुआ है 3/2, तो बीच का जो नंबर है वो कितना है 3/2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। अब मैं क्या करूँगा, 1 और 3 के बीच की संख्या निकाल दो, 1 और 3/2 के बीच की संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 + 3/2 अब बटे में कितना, पूरे के बटे में कितना आएगा 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 9th क्लास में आप लोग, तो एलसीएम तो आपको पता ही होगा।
2 की इंटू यहाँ करेंगे 2 प्लस 3/2 और बटे 2 इस तरीके से, क्योंकि 2 भी इसके नीचे आ जाएगा यहाँ से। तो 3 और 2 5, 5/4 कितना है 5/4, ये बन गया। क्लियर है। ऐसे नहीं कि आप इसको यहाँ भी रख सकते हो, ऐसे नहीं कि आप यहाँ रखना है, यहाँ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से इनके बीच की संख्या निकालनी है, मतलब कि जिनके बीच की संख्या हमें निकालनी है बच्चों, ठीक है, मतलब जो संख्या हमें निकालनी है उसके एक साइड की संख्या और उसके दूसरी साइड की संख्या आपको लेनी है सिर्फ। तो यहाँ मैं लिख दूँगा 5/4 और 3/2 के बीच की संख्या क्या होगा 5/4। सेम प्रोसेस, जोड़ना है, 2 से भाग देना है बस। सेम प्रोसेस वही है, एलसीएम लोगे इसका, 4 का 2 का एलसीएम कितना होता है 4, ठीक है। ये 2 को नीचे रख दो, कोई दिक्कत बात नहीं, 2 को अलग से रखो अभी, ठीक है। 4 का भाग दूंगा मैं इसमें, ये इसको हटा दो फिलहाल, इसको बाद में रख देंगे। 4 का भाग दूंगा मैं 4 में, हमेशा जो हर वाला पार्ट होता है इससे भाग देते हैं, जितना भागफल जो आएगा आपका भाग दे के जो आएगा उससे गुणा होती है उसके अंश में, ठीक है। तो 4 से भाग 4 में 1 आया, 1 से गुणा 5 में, 2 का भाग 4 में 2 आया, 2 की इंटू 3 में, ठीक है। कितना आया सॉल्व करके 5 प्लस 3 दूनी 6/4। अब इस 2 को इसके नीचे ले लेंगे यहाँ पर। क्लियर है। तो ये बन जाएगा आपको 6 + 5 11, 11/8 कितना है आपके पास 11/8। तो ये संख्या मिल जाएगी आपको 11/8। तो ये संख्या तो मैंने निकाल दी है, 2 संख्या और बचे निकालने के लिए। तो मैं क्या करूँगा 3/2 और 2 के बीच की संख्या निकाल दो। 3/2 और 2 के बीच की संख्या, ठीक है। कैसे करोगे, सेम प्रोसेस, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, ठीक है। अब 2 की वही एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 2 एलसीएम, 2 की इंटू यहाँ हो जाएगी +2 बटे में 2, कितना 2 3 और 2 5/2, इस 2 को इसके नीचे चला जाएगा यहाँ पर 2, कोई दिक्कत नहीं आती किसी बच्चे को, क्योंकि एलसीएम निकालना आता है ना आपको बढ़िया करके। अगर एलसीएम निकालना आता है तभी इसको आप अच्छे सॉल्व कर सकते हो। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 5 बटे कितना है 5/4, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। 2 कितने अच्छा यहाँ होगा ना, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 2 की इंटू यहाँ होगा ना 4 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा 7, कितना आएगा 7। इस तरीके से करना है बच्चों ये। तो 7/4 आ जाएगा इसका आंसर, यहाँ से आंसर नहीं मतलब इसका एक बीच वाला, तो यहाँ लिख दो 7/4। एक संख्या बची है बस किसके बीच की 7/4 और 2 के बीच की। सेम प्रोसेस, 7/4 और 2 के बीच की संख्या, सेम प्रोसेस 7/4 + 2 को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, ठीक है। कैसे करोगे सॉल्व इसको, देखो एक बार बता रहा हूँ दोबारा, 4 है यहाँ 2 है, 2/1 मान लेंगे हम, 1 हो जाएगा। तो 4 और 1 का एलसीएम बच्चों 4 होता है, ठीक है। 4 का भाग देंगे इसमें एलसीएम में, जो भी आएगा उसकी गुणा होगी अंश में। हर का भाग देते हैं गुणा अंश में होती है, हर का भाग देते हैं गुणा अंश में होती है, हर का भाग देंगे। 4/4 1 बचेगा, 1 की गुणा कर देंगे ऊपर अंश में, प्लस 1/4 4 आएगा, 4 की गुणा कर देंगे ऊपर अंश में, और इस 2 को अब इसके बाद नीचे रख देंगे, इसके साथ इसको रख देंगे। तो 7 एकम 7 प्लस 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ये नहीं बनेगा ये 15/8, कितना आया 15/8। तो ये जाएगा आपका 15/8। तो एक तरीका तो ये था बच्चों करने का, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेट तरीका है, बहुत ही हार्ड तरीका है, टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें। तो संख्या क्या हो जाएंगी, संख्या अलग अलग, ऐसे नहीं कि अब इस मेथड से जो संख्या आएंगी वो सेम होंगी, अलग अलग संख्या आएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्या होती हैं, बहुत सारी, इतनी होती हैं कि उसकी गिनती भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये आपका आंसर होता है यहाँ से, इस मेथड से। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। अब देखेंगे हम इसका अगला सॉल्यूशन जो होगा, जो दूसरे तरीके से कर रखा होगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, फटाफट से देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, चलो 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 चलिए बच्चों फटाफट से देखते हैं इसका अगला हल।
तो हमें 1 और 2 के बीच की संख्या निकालनी है। 1 और 2 के बीच 5 संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। साफ दिख रहा है क्या? फोकस। निकालनी है। ये आ जाएगा। अब यहाँ मान लेंगे हम, अगर हमें 5 निकालने को, अब मेन आपकी फोकस रहेगा 5 पे। फोकस कहाँ रहेगा आपका? 5 पे। तो हमें 5 संख्या निकालनी है, इसलिए माना, लेट कर लो या मान लो, माना हर को, जो यहाँ लिखा हुआ है ना 5, 5 + 1 = 6 बनाने पर, ये आपको लिखना है बस। 6 बनाने पर ये आपको करना ही करना है बच्चों। माना हर को, हरा क्या होता है? जो नीचे होता है, ठीक है। यानी इसको हम एक तरीके से परिमेय संख्या के रूप में, जो P/Q के रूप में लिखेंगे अब, ठीक है। तो माना हर को 5, जितना भी संख्या पूछेगा ना उसमें 1 जोड़ना है। अगर मान लो उसने पूछा 3 संख्या निकालिए, तो 3 + 1 करना है। उसने पूछा 10 संख्या निकालिए, तो 10 + 1 करना है। उसने पूछा कि 4 संख्या निकालनी है, तो आपको 4 + 1 करना है। तो ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। 5 पूछा है तो 5 + 1 = 6 बनाने पर। तो हर को मैंने अब क्या कर दिया, मैंने 1/6 से इसमें भाग कर दिया और 6 से गुणा कर दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार 2 में क्या करूँगा मैं, 6 के गुणा और 6 से भाग, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक करने के बाद। यानी 1 और 2 को मैं इस मतलब 6 से गुणा करूँगा या 6 से भाग करूँगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लो कि मैंने एक हाथ से एक हाथ से, अब मान लो कि आपके पास 100 रुपये हैं, आपके पास 100 रुपये हैं। अब एक हाथ से मैंने आपको 100 रुपये दे दिए और दूसरे हाथ से मैंने 100 रुपये ले लिए, तो आपके पास 100 रुपये तो बचेंगे ना। इधर दिमाग लगाओ एक बार। आपके पास 100 रुपये हैं, आपके पास 100 रुपये हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक हाथ से आपको 50 रुपये दे दिए और दूसरे हाथ से मैंने 50 रुपये ही ले लिया आपसे, तो नंबर तो वही रहेगा ना, आपके पास 100 रुपये ही रहेंगे ना, कोई चेंजेस तो होगा नहीं, या कुछ अलग हो जाएगा, ये नंबर आपके पैसे बढ़ जाएंगे, 150 हो जाएंगे, या बिल्कुल कम हो जाएंगे, 50 रुपये रह जाएंगे, ऐसे तो कुछ नहीं होगा ना। जितने रुपये आपके पास है उतने ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। अब 6 से मैंने गुणा करी, 6 से भाग कर दिया, ठीक है। तो अब भी तो एक ही है ना इसका मान, 6 से 6 अगर मैं 6 से 6 काट दूँ तब भी तो 6 रहेगा ना मान इसका। ऐसे सेम यहाँ पर अगर मैं 6 से 6 काट दूँगा तब भी इसका मान 2 रहेगा, सिंपल सी बात है। इसलिए अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि जो आपका ये रहेगा ना 6/6 और ये 6 दूनी 12/6, इसके बीच की संख्या निकाल दो 5। संख्या क्या आ जाएंगी वो, देखो ज़रा कैसे निकालेंगे हम। 6/6 है तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये 5 संख्या है आपका आंसर, बस ये लिखना है आपको। ये 5 संख्या क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तुम लिख भी सकते हैं। अतः 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या होंगी, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और एक 11/6। तो यही आपका आंसर है, बस इतना करना था आपको, कोई दिक्कत नहीं। आप चलते हैं, आप इससे अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे 1.1 के बारे में, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।